हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विश्वास एजुकेशन पे। और हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। इसमें का चैप्टर 9 सजीव एवं उनका परिवेश देख रहे हैं। इसका हमने पहला और दूसरा वीडियो बना चुका है। पहले वीडियो में हम सजीव एवं उनका परिवेश देखा, जीवों के बारे में पढ़ा, फिर लवणीय जल यानी कि समुद्री जल और रेगिस्तान में रहने वाले ऊँटों के बारे में जाना, इनके आवास अनुकूलन के बारे में पढ़ा, अनुकूलन क्या होती है यह समझा, आवास, स्थलीय आवास, जलीय आवास, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने जैव घटक अजैव घटक समझा। उसके पश्चात हम पर्यानुकूलन और अनुकूलन में क्या अंतर है यह देखा। फिर जैव घटक और अजैव घटक के प्रभाव को हमने क्रियाकलाप 2 में समझा। उसके पश्चात हमने विभिन्न आवासों की यात्रा की, जिसमें हम मरुस्थल के बारे में जाना, चूहे और सांप किस तरह से मरुस्थल में खुद को बचा के रखते हैं ये समझे। फिर मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, नागफनी वगैरह, किस प्रकार जीवित रहते हैं, उनके पत्तियां कांटों में बदल जाते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, और ये क्रियाकलाप 3 किए थे। क्रियाकलाप 3 में हम वाष्पोत्सर्जन, मत्स्थलीय पौधे के पत्तियों से कितना वाष्पोत्सर्जन होता है और साधारण पौधों से कितना वाष्पोत्सर्जन है, यह हमने क्रियाकलाप 3 में करके देखा। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में हमने पर्वतीय क्षेत्र के पौधे शंकुधारी वनों के बारे में देखा। ये शंकुधारी पौधे के बारे में जो है पूरी जानकारी ली। फिर वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित किए हैं, उस बारे में हमने चर्चा किया। उसके पश्चात हम अब घास के मैदान के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो तीसरा है अपना इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। ठीक है, ये घास स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैला हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। यहाँ पे शेर और हिरण का चित्र यहाँ पे नीचे आपने देख सकते हैं। यहाँ पे 9.8 में एक शेर है ऊपर में और नीचे हिरण है। ये दोनों घास के मैदान के जीव हैं। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने है अथवा पार्श्व में है? शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पदानुंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। देखिए, शेर के जो नाखून है किस प्रकार अपने पदानुंगली में छिपाता है, ये तो हमें उसको छू के नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे घर में बिल्लियाँ होती हैं उनके पैरों को, उनके नाखूनों को आप पकड़ के छू के देख सकते हैं। अगर ना काटे तो, आपकी पालतू बिल्ली हो तो, उसी प्रकार के शेर के भी पंजे में होती है, जो अपने नाखूनों को खींचकर अंदर में छिपा लेते हैं। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? हाँ, ये संरचना उसको शिकार करने में, उसके नाखून तेज होते हैं तो शिकार करने में इसको सहायता करती है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। तो यहाँ पे देखिए, शेर का चेहरे के सामने है इसका आँख, जो कि लंबी दूरी तक देख सकता है, और इसका रंग जो है घास के मैदान में इसको छुपने के लिए मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी जैसे कि शेर और जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह इसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। इसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने आवास में जीवित
रहने योग्य बनाती है। तो जिस प्रकार शेर में शिकार को करने के लिए जिस प्रकार अनुकूलन है, उसी प्रकार हिरण में भी अपने शिकारी से बचने के लिए भी उसके शरीर में कुछ अनुकूलन है। जैसे आँखों का दोनों तरफ होना, कान का लंबा होना ताकि वो आहट को सुन सके शिकारी की, और तेज गति ताकि वह भाग सके अगर कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा हो। तो इस प्रकार इन संतुलनों के अनुकूलनों की वजह से ये अपने आप को अपने परिवेश में क्या कर सकते हैं, बचा के जीवन यापन कर पाते हैं और खुद को बचाए रखते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ जलीय आवास। हमने स्थल के बारे में देख लिया, अब जल के बारे में देखते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय हम पढ़ चुके हैं पहले ही पिछले अध्यायों में। मछली की जो आकृति होती है नाव की जैसी होती है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जैसे ऑक्टोपस वगैरह होते हैं, वो मछली की जैसे उनकी आकृति नहीं होती, लेकिन वो चलते समय खुद को धारा रेखीय बना लेते हैं। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जब चलते हैं ना तो खुद को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल यानी कि क्लोम होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल के बाहर, जब देख रहे होंगे आपने डिस्कवरी में कई बार दिखता है कि डॉल्फिन ऊपर आती है और उसका फोटो खींचा जाता है, तो वे ऊपर डॉल्फिन हो या व्हेल मछली हो सांस लेने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्र सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? कई बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, अधिकतर लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्कवरी चैनल या फिर जहाँ पे जीव जंतु जल से रिलेटेड आपके चैनल है उसमें आप देख पाएंगे इसको। अब तो इंटरनेट भी हो गया है, तो किसी को भी आप बोल सकते हैं अपने मम्मी पापा को, वो आपको दिखा सकते हैं। तालाब एवं झील। तालाब एवं झील का परिवेश देख लेते हैं। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर तालाब के आसपास आप रहते हैं तो तालाब के, गांव में तो सबके तालाब होते ही हैं, शहरों में भी होते हैं, तो वहाँ पे किसी एक चीज़ को, जैसे जलकुंभी आपको मिल जाती है, तो उसको उठा के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उसकी पत्ती और जड़ की उसकी संरचना है। जलकुंभी क्या होती है? एक जलीय पादप होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। प्लवन मतलब तैरते रहते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थित हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। देखिए यहाँ पे जो शैवाल होते हैं, शैवाल जल के बाहर नहीं आते, वो जल के नीचे ही रहते हैं, हरे हरे। अगर साफ पानी है तो साफ पानी के नीचे शैवाल देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित रहती है, जिसे चित्र 9.9 में दिया गया है। ये चित्र हम देख रहे थे जो अभी इसी में दिया है। ये जो इनकी जड़ें देखिए तलहटी में है। स्थलीय पौधों में जल मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। तो जो ये जड़ है ना, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, ये
थोड़े से ही लंबे होते हैं, बस इसको पौधे को मिट्टी से बना के रखने के लिए, बांधे रखने के लिए मदद करती है, ताकि जो है पानी के बहाव में यह बह ना जाए और खुद को बांधे रखे अपनी ज़मीन के साथ में। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। जैसे कि आपका कमल का फूल आपने देखा होगा, पौधे तो उसके नीचे रहते हैं जड़, लेकिन फूल जो है ऊपर तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं, जैसे कि मैंने शैवाल की बात की। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती। तो जो जल के अंदर जो शैवाल होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं, वे आसानी से मुड़ सकते हैं और उनके पत्तियां लचीली होती हैं, ताकि जल के बहाव में वो टूटे फूटे ना, उनमें कोई क्षति ना हो सके। ठीक है, तो ये इनका अनुकूलन है, जल में पाए जाने वाले पौधों के अनुकूलन है। और उसी प्रकार जल में पाए जाने वाले जीवों में भी उसी प्रकार होता है। तो देखते हैं यहाँ पे मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो इन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पदांगुली होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। तो मेंढक जो होता है तालाब में रहता है, और वह तालाब में रहने के लिए उसका शरीर अनुकूलित होता है, और उसके जो पैर में है, पैर की जो पीछे के पैर हैं मजबूत और मोटे होते हैं, तो उससे छलांग लगा सकता है वो। साथ ही उसके पैर में जाल युक्त पदांगुलियां का मतलब है जैसे बतख के पैर में रहता है ना, उसी प्रकार का रहता है। तो उनको तैरने में ये मदद करते हैं, तेजी से तैर सकते हैं वो। आगे देखिए, हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें, तो उसमें कितना विविधता होगा। ठीक है, तो हमने जो है कुछ मोटे तौर पे कुछ उदाहरण लिए हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। कई प्रकार के पौधे छोटे मोटे होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के उनके वातावरण में उनको सर्वाइव करने के लिए उनमें अनुकूलन होता है। तो वह सब चीज़ें हम और आगे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।